जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तब भी मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अभी आप जो वीडियो देख रहे थे वो वीडियो जम्मू कश्मीर विधानसभा का है, जिसका विशेष सत्र पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के बुलाया गया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे। वहां जिन लोगों ने भी आज बोला, सब भावुक कर देने और एक तरह से जिम्मेदारी के एहसास वाले भाषण थे। उमर अब्दुल्ला का भाषण सबसे ज्यादा पावरफुल भाषण था। अभी आपने सुना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की नहीं थी, लेकिन फिर भी और उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा मेरे पास अल्फाज नहीं है माफी मांगने के। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये माहौल बनाया, जिन शीर्ष पे बैठे हुए लोगों ने कि आतंकवाद की कमर टूट गई है, आतंकवाद खत्म हो गया है, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों की थी, अब तक ये नहीं कहा गया है कि इसमें कोई ये जो जिम्मेदारी थी वापस हम नहीं भेज पाए, हमारे सुरक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी रही, ये सब बिल्कुल नहीं कहा गया है। कौन जिम्मेदार था इसके लिए? दरअसल उमर अब्दुल्ला ने अपने इस भाषण से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, नाम नहीं लिया, बिल्कुल नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो ये बोल रहे थे तो हर एक के दिमाग में सवाल उठा कि जिम्मेदारी किसकी थी। जब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिम्मेदारी यहां की मेरी सरकार की नहीं थी, तो सवाल बहुत जायज है कि जिम्मेदारी किसकी थी। दरअसल वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की है, खास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद से, जब से वहां 370 हटा और इसके साथ पूर्ण राज्य खत्म हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गई, तो सारी जिम्मेदारी दिल्ली के पास आ गई। पहले जब वो पूर्ण राज्य हुआ करता था, तब वहां जो ज्वाइंट कमान होती थी, संयुक्त कमान होती थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, पुलिस, इस सब को वहां का चुना हुआ मुख्यमंत्री हेड करता था। लेकिन इस बार आपने देखा होगा, जब वहां की सुरक्षा को लेकर के जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री आमंत्रित नहीं थे, क्योंकि उनके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है ही नहीं। पुलिस उनके पास नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी की पुलिस है जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री के नियंत्रण में है। बीएसएफ भी उन्हीं के नियंत्रण में, सीआरपी भी उन्हीं के नियंत्रण में, और फौज रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण। तो अब जो हेड करते हैं वहां पर, वो केंद्र के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस संयुक्त कमांड के कमांडर हैं। एक तरह से वो बैठक करते हैं और उसमें उमर अब्दुल्ला की कोई भूमिका नहीं। मैंने इसलिए बताया कि जिसमें ये क्लैरिटी रहे हमारे दर्शकों को कि उमर अब्दुल्ला की भूमिका क्यों नहीं। उसके बाद उस व्यक्ति ने, अगर आप पूरा भाषण सुनेंगे, करीब आधे घंटे का भाषण था, वो भाषण सुनेंगे तो आप खुद भावुक हो जाएंगे। बस इतना ही रहा कि उमर अब्दुल्ला रोने नहीं लगे। और इस भाषण में वो सज्जाद लोन के भाषण का कई बार जिक्र करते थे। उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया सकीना इट्टू का, जिक्र किया एक और मिनिस्टर, एक और एमएलए हैं जिनके पिता, जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। सकीना इट्टू मिनिस्टर है। और ये सारे लोग, मुझे याद है कि एक बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि इतने लोगों की हत्याएं हुई हैं, मेरे इतने दोस्तों की हत्याएं हुई हैं कि मुझे तो बोटी चुननी पड़ी।
तो ऐसे में जो बात उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला रोते हुए, जिस तरह से, एक तरह से रोते हुए कि जो नेवी का अफसर था उसकी वाइफ से मैं कैसे कहूं, बच्चों से कैसे कहूं, क्या कहूं उनसे। मैंने बुलाया टूरिस्ट मिनिस्टर के तौर पर कि आओ यहां सब ठीक है। जब वो ये कह रहे थे तो इसके पीछे एक बात और साफ, मैंने जब बुलाया तो किसके दम पर बुलाया कि केंद्र सरकार कह रही थी सब कुछ ठीक है, यहां कोई भी अब गड़बड़ी नहीं हो सकती है, सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है, अलगाववादी खत्म हो गए हैं और वो सब अलगाववादी कार्यक्रम छोड़ करके इधर आ रहे हैं। लेकिन ये बात जब उमर अब्दुल्ला कह रहे थे, आधी बात कह रहे थे, कह भी नहीं सकते थे पूरी बात। और उन्होंने जो आगे बात कही कि अब मैं पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं ऐसे मौके पर पॉलिटिकल फायदा उठाने वाला इंसान नहीं हूं, मैं इतना नीच नहीं हूं, उनका कहने का तात्पर्य ये था। और जब वो ये कह रहे थे तो कहीं ना कहीं जो लोग समझते हैं वो रिलेट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें ना आकर के बिहार की एक जनसभा में इस हमले पर अपनी जुबान खोली थी, और जो एक तरह से पॉलिटिकल और चुनावी सभा थी, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला, अभी 5 मई को फिर जाने वाले प्रधानमंत्री वहां। ऐसे में आप एक एक लफ्ज, अगर मैं 4 मिनट की क्लिप आपको सुनाता हूं, एक बार सुन लें तो बात करने में, यही क्लिप जो अभी हमने आपको सुनाया था, ये पूरी 4.5 मिनट की, हमारा पूरा भाषण आधे घंटे का करीब था, तो ये क्लिप सुनिए। कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, वे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इन 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या यह हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है।
इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। तो आपने सुना, दरअसल जो बाद में ये बात कह रहे थे कि हमने कहा था क्या, ये पूरे देश को संबोधित था, और ये इसलिए था कि पूरे देश में, एक दो राज्यों को छोड़ दें, लगभग हर जगह कश्मीरी छात्रों को, कश्मीरी लोगों को टारगेट किया गया या किया जा रहा है। लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह उन पे हमला हो गया, लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुई, और उसके चलते उमर अब्दुल्ला की सरकार को परसों या उससे एक दिन पहले अपने मंत्रियों को हर राज्य में भेजना पड़ा कि आप जा करके वहां की सरकार से बात कीजिए और कश्मीर के लोग जो वहां पर हैं उनको सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो दरअसल जब उमर अब्दुल्ला ये बात कह रहे थे कि हमने क्या कहा था, हमसे क्या पूछ कर किया था, तो साथ में वो देश के उन तत्वों को भी संबोधित कर रहे थे जो कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, उस विचारधारा को भी संबोधित कर रहे थे जो कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। और ये दरअसल जो उमर अब्दुल्ला की पूरी स्पीच आपको मिल जाएगी, आधे घंटे की स्पीच है, अगर पूरी स्पीच पढ़ेंगे, यहां तक कि यदि आप जितने लोगों ने बोला, सज्जाद लोन जिनके पिताजी अब्दुल गनी लोन जो अलगाववादी आंदोलन के बड़े नेता थे, हालांकि वो शेख अब्दुल्ला की मिनिस्ट्री में 75 वाली जो मिनिस्ट्री थी उसमें वो मंत्री भी थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बाद में उन्होंने वो छोड़ करके अलगाववाद के साथ आए। अब्दुल गनी लोन की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। सज्जाद लोन ने कुछ दिनों तक उस चीज को जारी रखा कि हम इस तहरीक को आगे ले जाएंगे, लेकिन फिर वो मेन स्ट्रीम में आ गए। सज्जाद लोन की स्पीच भी काफी मार्के की स्पीच थी, और दरअसल ये स्पीचेस जो आज थी, जो खासतौर पे कश्मीर के लोगों की थी, उन स्पीचेस को सुन करके ये लगता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, कुछ बड़ा बदलाव दिमाग के स्तर पर हो रहा है। ये बिल्कुल साफ है। और इससे पहले भी जिस तरह की चीजें, आप 22 तारीख को हमला हुआ, आज हम लोग 28 तारीख में हैं, करीब 6 दिन हो गए। 6 दिन में कश्मीर में जो चीजें देखने को मिली हैं, जिस तरह की सॉलिडेरिटी देखने को मिली है इस हमले के खिलाफ, जिस तरह से लोगों में एक बेचैनी दिखाई दी है, जिस तरह से लोग इस हमले से व्यथित दिखाई दिए हैं। दरअसल अगर आप कश्मीर के बाहर, जम्मू कश्मीर के बाहर पूरे देश के माहौल को देखें, तो जहां कश्मीर से कि सारे लोग एक हैं और सबको ये आवाज आई, वहां पर देश के दूसरे हिस्सों से एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की आवाज आई, और वो एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है जिसने कोशिश की। तो कश्मीर से ये आवाज भी आ रही है कि आप लोग जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। ये बहुत बहुत लाउड मैसेज था उमर अब्दुल्ला के भाषण में। कोई अब देखना यह है
क्या इस स्पीच को कल हमारे आज मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत रही, वो जो दिया वो बिल्कुल कि हम पूर्ण राज्य का फुल स्टेट की अब मांग नहीं करेंगे, वो दिया। इसमें भी अगर आप जो अभी हमारे एक मित्र यहां पर लिख रहे थे कि पॉलिटिकली बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, किसी ने यहां पर लिखा था अभी कि ये बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है, चुलबुल पांडे ने लिखा, उमर अब्दुल्ला ने साबित कर दिया, खानदानी सियासतदान है, परफेक्ट स्टैंस, परफेक्ट टाइमिंग, उनकी तारीफ होनी चाहिए। दरअसल जब उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अब वो फिलहाल पूर्ण राज्य के दर्जे की फुल स्टेट की मांग नहीं करेंगे क्योंकि वो उन सियासतदानों में नहीं है जो मौके का फायदा उठाते, ऐसा कह करके उन्होंने एक तो दिल्ली सरकार का, दिल्ली मतलब केंद्र सरकार का जो प्रेशर रहता था, उस प्रेशर को कुछ दिनों के लिए साइडलाइन कर दिया। दूसरा, देश को मैसेज दे दिया है कि मैं उस तरह का सियासतदान नहीं हूं जो ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये टारगेट किस पे रहा है, और जिन लोगों ने स्पीच सुनी है उनके दिमाग में वो चीजें आई हों। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी, कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट भी लिखिए, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। आप डायरेक्ट सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें सपोर्ट भेज सकते हैं। अनब्रेकिंग इसके लिए आपका आभारी रहेगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।